Hello students, once again welcome back to my YouTube channel Chemistry Adda. So today we are going to start the topic that is the enthalpy change during phase transition. Okay, so इससे पहले हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे ऑलरेडी. तो अब ये वाला टॉपिक है एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फेज ट्रांजिशन. क्लियर? फेज ट्रांजिशन का मतलब क्या हुआ? दैट इज़ फेज ट्रांजिशन का मतलब ही बेटा ये होता है एनर्जी चेंजेस. क्या होता है? एनर्जी चेंजेस. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी चेंजेस? यानी कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये हुआ सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस. मतलब यहाँ पे ये सॉलिड से जो लिक्विड या फिर लिक्विड से जो गैस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? फेज ट्रांसफॉर्मेशन, और वी कैन से फेज ट्रांजिशंस. ठीक है, अब जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो मैंने आप लोग को एग्जांपल बताया था आइस. ठीक है, आइस को क्या होता है? हीट की रिक्वायरमेंट होती है मेल्टिंग के लिए, है ना. और नॉर्मली ये जो मेल्टिंग पॉइंट नॉर्मली जो ये मेल्टिंग जो होता है वो क्या होता है? एक कांस्टेंट, यानी कि जो होता है मेल्टिंग. एग्जांपल आप आइस लेना, क्या ले रहे हैं हम लोग? आइस. ठीक है, तो नॉर्मली मेल्टिंग के लिए आप देखोगे तो आपको आइस में है ना मेल्टिंग टेक प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर. तो आइस जो है उसमें मेल्टिंग जो होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है. क्लियर है ना, एक कांस्टेंट प्रेशर. एंड देन उसके बाद अब वो जो हमारा कांस्टेंट प्रेशर होगा वो हमारा एटमॉस्फेरिक होगा. ATM 1 ATM बोलते हैं ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो. और ड्यूरिंग द फेज चेंज एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट. इसमें आपको टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखना है. एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट इन ऑल ओवर द ट्रांसफॉर्मेशन, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस. तो टेम्परेचर इट शुड बी व्हाट? कांस्टेंट. सो एट कितना? 273 केल्विन टेम्परेचर एंड 0 डिग्री सेल्सियस. क्लियर हो गई बात? ये आपको ध्यान रखना है. अब इसके रिएक्शंस होंगे तो वो आपको बताती हूँ क्या रिएक्शन होगा. तो देखो, आप वाटर लिक्विड फेज ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो सॉलिड से वाटर लिक्विड के लिए. क्लियर हो गई बात? तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेल्टा. इसको मैंने आपको डिनोट करने के लिए सिखाया था कि उसका जो डेल्टा फ्यूजन एंथैल्पी यानी H माइनस स्टैंडर्ड के लिए वो 6.00 किलो जूल पर मोल हो जाएगा. ओके, ये मैं आपको समझा चुकी थी. और यहाँ पे जो ये वाला टर्म है इसका मतलब क्या होता है? तो ये वाले टर्म का मतलब भी मैंने आपको बताया था, ज़रा आप लोग याद करना. ये टर्म का मैंने मतलब बताया था एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. क्या बताया था? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. ठीक है, इन स्टैंडर्ड स्टेट. ओके, इसको हम ये बोलते हैं. अब इसका उल्टा भी एक हो जाएगा. जैसे कैसे? अगर वाटर फ्रीज करता है देन रिवर्स प्रोसेस इज स्टार्टेड. ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये मैंने आपको बताया था इफ़ वाटर फ्रीजेस, अगर वाटर फ्रीज करना स्टार्ट कर जाता है बेटा तो प्रोसेस रिवर्स हो जाती है. देन द प्रोसेस इज रिवर्स्ड. ओके, प्रोसेस रिवर्स्ड हो गई, दैट मीन्स इक्वल अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन ऑफ टू द सराउंडिंग. यानी कि रिवर्स होने का मतलब ये हुआ कि इक्वल amount of heat given off to the surrounding, given off to the surroundings. that means कि आपको equal amount of heat अब आपको सिस्टम को देना पड़ेगा सराउंडिंग्स को. आई बात समझ में? अब जब equal amount of heat आपको जब देना पड़े सराउंडिंग को तब ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगी, है ना. तब फ्रीज वाटर फ्रीज करना स्टार्ट हो गया और तब एंथैल्पी की वैल्यू जो होगी वो आपकी नेगेटिव हो जाएगी. दैट मीन्स ये वाली जो वैल्यू होगी वो आपकी नेगेटिव हो जाएगी, किलो जूल पर मोल. ये ध्यान रखना है. ठीक है, मैं आपको ये वैल्यूज़ के साथ ही अभी बताने वाली हूँ. तो एक डेफिनेशन है, द एंथैल्पी चेंज दैट accompanies मेल्टिंग ऑफ 1 मोल ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस इन स्टैंडर्ड स्टेट. जब भी आप एंथैल्पी चेंज की बात करते हो तो एंथैल्पी चेंज कैसे होगा? मेल्टिंग होगी. किसी भी एक मोल सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस ले लो, उसका मेल्टिंग कराना है स्टैंडर्ड स्टेट में. दैट इज़ योर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. और अगर आप मोल ले लेते हो तो मोलर एंथैल्पी कहलाता है, मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. क्लियर हो गई बात? सो ये आपको इसमें डेफिनेशन पूछ सकते हैं, सो थोड़ा इसमें ध्यान रखना है. क्लियर? यस. तो आप जानते हो कि मेल्टिंग किसी भी सॉलिड का होता है वो क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस. एंडोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब किया. ओके, सो जितनी भी एंथैल्पीज़ है फ्यूजन्स की वो कैसी होगी? पॉजिटिव हो जाएगी. क्योंकि देखो वाटर रिक्वायर व्हाट? हीट फॉर इवेपोरेशन. वाटर है तो उसको हीट की ज़रूरत पड़ेगी इवेपोरेट होने के लिए, पूरी तरह से इवेपोरेट होने के लिए. ओके, सो कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें तो ऑफ बॉइलिंग पॉइंट TB एंड कांस्टेंट प्रेशर. सो अगर मैं इसको बोलूँगी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन,
यानी कि वेपराइजेशन में क्या होता है, देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन, ओके, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो आप वेपराइजेशन से क्या मतलब समझते हो, आप जानते होंगे कि लिक्विड से गैस में कन्वर्जन। क्लियर हो गई बात। तो उसमें आप देखोगे वाटर ले लो, क्लियर है ना, वाटर ले लोगे तो वाटर अभी कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज इन द लिक्विड, ओके, एंड इट कन्वर्ट इनटू गैस फॉर्म, यानी टोटली इवेपोरेट हो चुका है, तब वेपराइजेशन प्रोसेस होता है। तो उसके लिए डेल्टा वेपराइजेशन H माइनस एंथैल्पी दैट इज पॉजिटिव 40.79 किलो जूल पर मोल, ये आप ले सकते हो। और यानी ये वैल्यू है, सो आपको लर्न नहीं रखनी, बस बताया है तो तब आपको पॉजिटिव लेना होता है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन जो है उसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, वो ज़रा आप लोग ध्यान से सुनना कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 मोल ऑफ अ लिक्विड, कितना हमें अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत है, कितना हीट की ज़रूरत है ताकि हम 1 मोल ऑफ लिक्विड को भी हम वेपराइज करा सकें एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे अंडर स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार। जब ये कंडीशंस पे हम करा पाएंगे दैट इज़ नोन एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। और अगर आप मोल में ले रहे हो तो मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होगा। दैट मीन्स मैंने आपको पहले ही बताया है, इसमें आपको वाटर से वेपर बनाना है, वाटर से वेपर बनाना है। तो वाटर से वेपर बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, हीट को एब्जॉर्ब्ड करना पड़ेगा। आई ना बात समझ में, तब हीट एब्जॉर्ब करने के बाद ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स टेम्परेचर प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट। आई बात समझ में। तो ये था आपका एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इसके बाद सब्लिमेशन आता है। सब्लिमेशन क्या होता है, ये एक टर्म है सब्लिमेशन जो 1 मार्क में आता है। दैट इज सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करना। सब्लिमेशन इज डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू इट्स वेपर, मतलब कि डायरेक्ट क्या है, कन्वर्जन है, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू वेपर। वेपर मतलब कि गैस, मतलब कि सॉलिड से डायरेक्ट, जो कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जो कन्वर्ट होता है उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। आई बात समझ में, ठीक है। सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होना, सब्लिमेशन प्रोसेस। इसमें एग्जांपल सॉलिड CO2 या हम कह सकते हैं ड्राई आइस, सॉलिड CO2, और वी कैन से हम ले सकते हैं ड्राई आइस, ठीक है। ये दो एग्जांपल्स दैट ये दोनों क्या सब्लाइम, ये दोनों पूरी तरह से सब्लाइम करते हैं एट 195 केल्विन टेम्परेचर। और इसका जो सब्लिमेशन जो होता है मतलब एंथैल्पी चेंज के हिसाब से वो भी आपको गिवन है 25.2 किलो जूल पर मोल। और आपको पता है नेफ्थलीन बॉल्स, नेफ्थलीन, ठीक है ना, जब हम क्या करते हैं हम लोग नेफ्थलीन बॉल्स का यूज़ करते हैं, वो भी धीरे धीरे सब्लाइन करता है। हम रख देते हैं गर्म कपड़ों में, फिर बाद में धीरे धीरे आप देखोगे तो हमें कुछ टाइम के बाद वो नेफ्थलीन बॉल देखने को ही नहीं मिलता, मतलब वो वेपर बन चुका है। तो नेफ्थलीन बॉल जो होंगे वो स्लोली सब्लाइम करेंगे, और उसके लिए जो उसकी वैल्यू होती है वो 73 दे के रखा है, ठीक है। सो एंथैल्पी की वैल्यू मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी वेपराइजेशन की वैल्यू, क्लियर हो गई। तो अगर मुझे सब्लिमेशन की बात करनी है तो मैं इसकी डेफिनेशन क्या बोलूँगी, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन के लिए आप स्टैंडर्ड में कैसे लिखोगे, डेल्टा सब्लिमेशन H माइनस, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज द चेंज इन एंथैल्पी, ये एक ऐसी चेंज इन एंथैल्पी है व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंसेस सब्लाइम एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अंडर स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार। दैट मीन्स कि ये इसको भी वापस हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा है व्हेन, क्या बोलेंगे, व्हेन 1 मोल, कोई भी 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस क्या करेगा, सब्लाइम करेगा। सब्लाइम मतलब वही धीरे धीरे क्या होगा, सब्लिमेशन उसका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। टेम्परेचर 273, प्रेशर 1 बार, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड सब्लिमेशन प्रोसेस, क्लियर, या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी हम कह सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसमें। अच्छा, इसके बाद आप देखोगे जो हमारा प्रोसेस है इसी में कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको अभी बताती हूँ
क्योंकि ये चैप्टर ही इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको बहुत ही ध्यान से करना है। तो देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी चेंज डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, यानी कि जो भी एंथैल्पी चेंज हो रही है उसका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है। तो जो भी मैग्नीट्यूड है हमारा, मतलब वही एंथैल्पी चेंज है साथ में मैग्नीट्यूड है, तो उसकी स्ट्रेंथ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन पे होगी। जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगा सब्सटेंस का, दैट अंडरगो द फेज ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर, यानी ये टर्म इंपॉर्टेंट है, इंटरमॉलिक्यूलर दैट इज व्हाट, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस। ठीक है, ये टर्म इतना इंपॉर्टेंट है कि जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगा उतना ज़्यादा ही फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। दैट मीन सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। क्लियर हो गई बात? तो ध्यान रखना है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि आप देख सकते हो वाटर मॉलिक्यूल H2O है, तो उनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। वाटर है तो उसमें स्ट्रॉन्ग, वो भी कैसा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है ना, वाटर है तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है उसमें वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, और वो क्या करता है, उसको होल्ड करके रखता है टाइटली लिक्विड फॉर्म में या लिक्विड फेस में हम कह सकते हैं। और अगर मैं उसी वे में अगर ऑर्गेनिक लिक्विड की बात करूँ, ऑर्गेनिक लिक्विड यानी आपका एसीटोन आ जाएगा। याद रखना, एसीटोन ऑर्गेनिक लिक्विड है। तो अगर मैं एसीटोन की बात करती हूँ तो उसमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। याद रखना, इंटरमॉलिक्यूलर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो होता है वो आप देखोगे कि उसमें बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा वीक होता है। किसका? एसीटोन का। इंटरमॉलिक्यूलर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन सिग्निफिकेंटली कैसा होता है? वीक। ओके, अब ये वीक होने की वजह से आप समझ सकते हो कि इट रिक्वायर लेस हीट टू वेपराइज। इसको थोड़ा कम हीट की ज़रूरत पड़ेगी, लेस हीट टू वेपराइज, यानी एसीटोन को कम हीट की ज़रूरत पड़ेगी टू वेपराइजेस, क्योंकि इनका बॉन्ड कैसा है? वीक है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, सो इनको लेस हीट की ज़रूरत पड़ेगी वेपराइज होने में। 1 मोल ऑफ एसीटोन देन इट डज टू वेपराइज 1 मोल ऑफ वाटर। ओके, सो इसको हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, यही चीज़ें हैं जो हम पढ़ चुके हैं। अभी हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। ओके, सो चलिए देखते हैं। यस, तो अब है ना, आप लोग प्रॉब्लम 6.7 जो है आपका पेज नंबर 172 पे गिवन है। ये 2 प्रॉब्लम है 6.78 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। सो थोड़ा ध्यान से समझना है इस चीज़ को। प्रॉब्लम 6.7 क्या कह रहा है? अ स्विमर कमिंग आउट फ्रॉम अ पूल, एक पूल से स्विमर बाहर आ रहा है, इज़ कवर्ड विद अ फिल्म ऑफ वाटर, पूरी तरह से, वेइंग अबाउट, उसका जो वेट है उस टाइम पे 18 ग्राम गिवन है। हाउ मच हीट मस्ट बी सप्लाइड टू इवेपोरेट दिस वाटर, कितना हीट हमें सप्लाई करना पड़ेगा ताकि वाटर इवेपोरेट हो सके एट 298 केल्विन पे। तो आपको इंटरनल एनर्जी, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन निकालना है 298 केल्विन पे, और आपको डेल्टा वेपराइजेशन, यानी वही डेल्टा वेपराइजेशन H माइनस फॉर वाटर, वेपराइजेशन वाटर की वैल्यू आपको गिवन है 298 केल्विन पे, दैट इज 44.01 किलो जूल पर मोल। क्लियर? आपको इंटरनल एनर्जी की बात करनी है। सो ये जो इवेपोरेशन वाला प्रोसेस बोला है ना, कितनी यानी ये तो एक इवेपोरेशन ही हो गया ना, बोला है ना कि कितना इंटरनल एनर्जी तो निकालने, लेकिन हाउ मच हीट मस्ट बी सप्लाइड, कितनी हीट हमें सप्लाई करनी पड़ेगी इवेपोरेट करने के लिए, दैट इज इवेपोरेशन। क्लियर? तो यानी वाटर की ही बात चल रही है। सो यहाँ पे वाटर हम ले लेंगे, इवेपोरेट करना है ना, सो यहाँ पे वेपराइजेशन आएगा, वेपराइजेशन प्रोसेस हो रहा है 1 मोल, ये भी 1 मोल। ओके, 1 मोल ऑफ वाटर, यानी कि अब अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं 18 ग्राम ऑफ वाटर के लिए, तो आप कैसे निकालोगे? तो यहाँ लिख दो सिंपली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 18 ग्राम ऑफ वाटर। आपको पता है यहाँ पे ग्राम, इसका वेट भी 18 ही ग्राम दे के रखा है, तो आप गिवन वेट यानी आपको वाटर का 18 ग्राम ही गिवन था, और मोलर मास भी आप जानते हो वाटर का 18 ही होता है। आप लोगों ने निकाला था ना, 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ऐसे करके निकाला था, 18 आया था, याद करो। ठीक है, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ समझा चुकी हूँ। सो ये जो है उसमें गिवन वेट भी आपको 18 ग्राम ही है क्वेश्चन में, वेइंग अबाउट 18 ग्राम, और मोलर मास भी 18 है, तो क्या होगा? 1 मोल आएगा, 1 मोल ईजीली आ गया। ठीक है, अब हीट सप्लाई हमें करना है, सो यू कैन यूज़ दिस फॉर्मूला, मतलब यही चीज़ आपको अप्लाई में कैसे करना है, हीट सप्लाई टू
इवेपोरेट, आपको हीट सप्लाई करना पड़ेगा टू इवेपोरेट 18 ग्राम ऑफ वाटर एट 298 केल्विन। क्लियर? तो आपको हीट जो सप्लाई करना पड़ेगा 18 ग्राम ऑफ वाटर के लिए मतलब 18 ग्राम ऑफ वाटर के लिए 298 पे, तो उसके लिए आपको पता है कि n नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करना है डेल्टा वेपराइजेशन H माइनस। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है 1 मोल आया आपके आंसर, ये रहा देखो ना 1 मोल आ चुका इनटू, अब आपके पास ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ 44। ठीक है, वो हमने लिख दिया 44.01 गिवन है। ठीक है, किलो जूल पर मोल लिख देना, तो 44.01 किलो जूल ये आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? अब उसके बाद आप देखो कि यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आता है दैट इज़ डेल्टा वेपराइजेशन U, इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे, तो दैट इज़ आप देखना इसमें डेल्टा वेपराइजेशन H माइनस P डेल्टा V। आप जानते हो ये फॉर्मूला, आप जानते हो कि डेल्टा H माइनस P डेल्टा V हम पढ़ चुके थे। क्लियर? ये फॉर्मूला पढ़ चुके थे ना हम, तो यहाँ पे डेल्टा वेपराइजेशन H माइनस P डेल्टा V की जगह हम क्या लिख देंगे, डेल्टा NG/RT, ये लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे तो हमें क्या चाहिए, डेल्टा वेपराइजेशन H माइनस डेल्टा NG/RT दैट इज़ इक्वल टू 44.01, यही था ये वाली वैल्यू। ठीक है ना, 44.01। अब हमें देखो क्या करना है, ये वाली वैल्यू हमें N इंटू डेल्टा वेपराइजेशन वाली निकाली है, तो हम लोग को सिंपली क्या करना है, वैल्यू पुटअप करनी है। देखो ये इसकी वैल्यू क्या है 44.01 डाल दिया, माइनस डेल्टा NG/RT बोला है, तो डेल्टा NG/RT यानी ये हो गया डेल्टा NG, है ना, ये क्या हो गया डेल्टा NG, और RT तो हम लगा देंगे। क्लियर? तो देखो डेल्टा NG यानी 1 हो गया, क्योंकि 1 मोल के लिए था, है ना। R का मतलब क्या होता है, ये डेल्टा NG 1, R का मतलब 8.314 मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर कितना है, आपकी बुक में 298 केल्विन टेम्परेचर लिया है। ठीक है, 298 केल्विन लेना है, और इसको आपको 10⁻³ भी लेना पड़ेगा, बिकॉज किलो जूल पर इन्वर्स में लेना है। ओके, सो तब आपकी वैल्यू जो आएगी डेल्टा वेपराइजेशन U दैट इज़ इक्वल टू, आपका आंसर आ जाएगा, ज़रा आप लोग इसको देखना क्या आता है, इसको आप लोग अच्छे से एक बार सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर हो गई बात? तो देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ ये चीज़, डेल्टा, देखो इसका जो तरीका है करने का, पहले यहाँ पे डेल्टा वेपराइजेशन H माइनस की वैल्यू पुटअप कर दी, माइनस डेल्टा NG 1 आया वो लिखा था, RT वो भी पूरा हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर क्या आएगा, दैट इज़ इक्वल टू 44.01 किलो जूल माइनस 2.48 किलो जूल। क्लियर? इसको आप कर दो तो आपका 41.53 किलो जूल आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये था प्रॉब्लम नंबर 6.7। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर? इसके बाद 6.8 प्रॉब्लम आती है, वो भी हम ज़रा देख लेते हैं। ओके, यस, तो हम लोग अभी प्रॉब्लम 6.8 देखते हैं। अज्यूमिंग द वाटर वेपर टू बी अ परफेक्ट गैस, वाटर वेपर एक टाइप का परफेक्ट गैस वेपर बन रहा है। कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज, आपको इंटरनल एनर्जी चेंज निकालनी है जब व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, 1 मोल वाटर 100 डिग्री सेल्सियस 1 बार प्रेशर इज कन्वर्टेड टू आइस में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। गिवन द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, आपको डेल्टा फ्यूजन मतलब वही एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आपको गिवन है, कितना इसका 6 किलो जूल पर मोल। हीट कैपेसिटी CP भी गिवन है, वाटर के लिए 4.2 जूल, ठीक है, वो भी गिवन है। तो ये जो चेंज हो रहा है वो कैसे होगा, क्यों होगा, वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये चेंजेस आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, वो ज़रा ध्यान से सुनना। ये जो चेंज टेक प्लेस है उसमें सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप नंबर 1, उसमें सबसे पहले आपको 1 मोल ऑफ वाटर की बात करी गई है। मतलब कि देखो ये रहा 1 मोल ऑफ वाटर, यही बोला है ना, 1 मोल ऑफ वाटर दैट मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस टू, मतलब एंथैल्पी चेंज
ठीक है। और उसके बाद स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, दैट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस 1 मोल ऑफ वाटर। 1 मोल ऑफ वाटर तो है ही है, लेकिन इसमें 0 डिग्री सेल्सियस, क्लियर, टू 1 मोल। डेल्टा H2 नाम दे दो उसको, डेल्टा H1 नाम दे दो, ठीक है। अब इन दोनों का टोटल एंथैल्पी चेंज निकाल लेते हैं। तो टोटल एंथैल्पी क्या होगा, टोटल एंथैल्पी चेंज दैट इज इक्वल टू व्हाट, टोटल एंथैल्पी चेंज यू हैव टू कैलकुलेट इज डेल्टा H इज इक्वल टू H1 प्लस H2, मतलब डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 हो जाएगा। ओके, अब इसके लिए मुझे यहाँ पे डेल्टा H1 को लेना है, दैट इज़ माइनस 18 इंटू 4.2 इंटू 100। अब ये वैल्यू आपको पता है ना कहाँ से आई है, क्योंकि हमारे पास अलग अलग वैल्यूज़ थी फॉर दी चेंजेस के लिए। आई समझ में बात। अब यहाँ पे ये डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 दोनों को कंबाइन करके हमने ये वाली वैल्यू निकाली है, दैट इज़ 4.2 इंटू 100 इंटू 18, जो कि यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस और मतलब नीचे भी आपको स्टेप नंबर 2 में भी गिवन है। ओके, ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे, सो योर -7560 आ जाएगा जूल पर मोल। ओके, ये वाली वैल्यू आएगी, इसको आप किलो जूल में ले लो, दैट इज़ 7.56 आ जाएगा किलो जूल पर मोल। ओके, ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास। और डेल्टा H2 आपको पता है कि हमने यहाँ पे -6 लिया है किलो जूल। ओके, किलो जूल पर मोल, सॉरी, ये ले लिया है, तो वो हमें साथ में ही लेके चलना है। अब हमारे पास देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि अगर मुझे यहाँ पे टोटल बात करनी है तो मैं एडअप करा सकती हूँ ना इसको, है ना। तो यहाँ पे डेल्टा H इज़ इक्वल टू -7.56 प्लस -6, ये रहा -7.56, यानी ये वाली वैल्यू और ये वाला, इनको आप एडअप करा दीजिए। ओके, इनको आप एडअप कराने के बाद जो हमारा आंसर आता है दैट इज़ इक्वल टू -13.56 किलो जूल पर मोल। ओके, ये हमारा आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये नेग्लेजिबल चेंज है वॉल्यूम के अंदर ड्यूरिंग द चेंज फॉर्म फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड और सॉलिड टू लिक्विड, या लिक्विड वही इसमें लिक्विड टू सॉलिड की बात होगी। देयरफॉर यहाँ पे हम ये कह सकते हैं हमारे पास ये P डेल्टा V है, दैट इज़ डेल्टा NGRT, वो आपका 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेग्लेजिबल चेंज है, दैट इज़ -13.56 किलो जूल पर मोल, योर आंसर। क्योंकि इसमें चेंज इतना नहीं है ना, नेग्लेजिबल चेंज है, सो इस वजह से उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। सो ये था आप लोग का क्वेश्चन एंड आंसर। आपको पता है ना 1 मोल ऑफ वाटर के लिए आप 18 ले रहे हो। ओके, यहाँ पे 4.2 जो हमें क्वेश्चन में गिवन है हीट कैपेसिटी इंटू 100, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस में चेंजेस हो रहा है। सो ये तीनों वैल्यू, ये आंसर आया। उसके बाद डायरेक्टली H2 के लिए हमें गिवन ही था -6 दिया, सॉरी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन था, है ना, तो वो क्या है -6, वो आ जाएगा। और फिर हमने बस एडअप करके आंसर ला दिया। तो ये था आप लोग का प्रॉब्लम 6.8। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, सॉरी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन तब तक आप लोग को यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लेना है। कोई भी प्रॉब्लम डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। थैंक यू।